हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम आज एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ थॉट ऑफ द डे, दैट इज इट डजंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ व्हाट यू आर डूइंग। यानी कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप कभी ये सोचेंगे कि यार मेरे फ्रेंड ने इतना सिलेबस कर लिया, मेरा तो अभी यही हुआ है, मेरे फ्रेंड ने इतना कर लिया, मेरा तो अभी यही हुआ है, या मेरे किसी फ्रेंड ने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, चल कोई नहीं, मैं तो उससे आ गई हूँ। तो वो क्या कर रहे हैं उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे तो वो आपको आके अपनी कमाई नहीं देने वाले। ठीक है, आपके पेरेंट्स को उनके सक्सेसफुल होने से इतनी खुशी नहीं होगी। नो डाउट आपका फ्रेंड है, खुशी होगी, बट जो खुशी आपके सक्सेसफुल होने से होएगी उतनी नहीं होएगी। और 3 इडियट्स में बोलता है ना कि दोस्त फेल हो जाता है तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त अगर फर्स्ट आ जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और ये चीज़ें असल लाइफ में भी मैटर करती हैं। जब एक के बाद एक अपने सभी फ्रेंड्स आगे निकलते जाएंगे ना, और हम एक जगह पे एक खड़े पानी की तरह, ठहरे पानी की तरह रुक जाएंगे, तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और फील होती हैं। ठीक है, उस टाइम पे सब लोग तो आपसे इतना अच्छा कर रहे होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि क्या कल को हम उनके बीच में बैठने लायक भी हैं, हम उनसे दोस्ती रखने लायक भी हैं। कल को कहीं वही ये ना समझे कि तूने अपनी लाइफ में किया क्या। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखो, दूसरों के ऊपर ध्यान ना देख के अपने ऊपर ध्यान दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट्स डायरेक्टिव last week asking medicine manufacturers to abide by WHO standards। अब आपको पता है पिछले कुछ टाइम में इंडिया की 2 to 3 फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर WHO और इंटरनेशनल मार्केट में, मतलब इंटरनेशनली इल्ज़ाम लगे हैं फॉर मेकिंग जो है कंटामिनेटेड ड्रग्स, कि उसमें इस तरीके का कुछ सब्सटेंस यूज़ किया गया जिससे गाम्बिया और एक और जगह पे बच्चों की डेथ्स हुई। ठीक है, उसके अलावा उसमें वो कंटामिनेशन पाया गया और पहले इंडिया ने डिनाई किया कि हमारे एंड पे कुछ नहीं हुआ है, बट फिर बाद में जब वहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट्स की चेकिंग हुई तो वहाँ पे भी वो कंटामिनेशन पाया गया। और समझ में ये आया कि किसी दूसरे एक इंग्रेडिएंट को सब्स्टिट्यूट करने के चक्कर में उन्होंने वो इंग्रेडिएंट डाल दिया जिसकी वजह से बच्चों की डेथ हुई। ठीक है, और जो कि दवाई के अंदर डाला ही नहीं जाना चाहिए था। दूर दूर तक दवाई की इंडस्ट्री के आसपास भी उसका होना सही नहीं था। तो उसी के चलते अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले हफ्ते सभी मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स को बोला है कि भाई जो WHO ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं आप उन्हीं का पालन करो और उन्हीं के अनुसार करो। चलो, इज़ अ मच नीडेड मूव, और ये बहुत ज़रूरी था। In less than a year, at least 3 serious adverse incidents have dented the country's reputation as a reliable source of inexpensive generics। बोल रहे हैं 1 साल से भी कम समय में कम से कम 3 सीरियस एडवर्स, बहुत ही सीरियस और ख़राब इंसिडेंट्स हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, डेंट किया है मतलब क्षति पहुंचाई है। किस चीज़ को? हमारे देश की जो रेपुटेशन है उसको क्षति पहुंचाई है एज अ रिलायबल, क्योंकि इससे पहले हमारे देश की रेपुटेशन बन रही थी फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड की। ठीक है, जब कोविड के दौरान में हमने इतनी ज़्यादा मेडिसिन सप्लाई करी थी, इतने ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करके सब कुछ सही टाइम पे डिलीवर करा था, तो उस टाइम पे हमारी छवि बन गई थी मेडिसिन ऑफ फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड की, और हमें एक रिलायबल सोर्स माना जा रहा था इन एक्सपेंसिव मेडिसिन का। बट अब क्या हुआ, हमारे उसी छवि को क्या पड़ा है, क्षति पहुंची है, जो कि किस चीज़ की थी, रिलायबल सोर्स ऑफ इन एक्सपेंसिव, कम महंगी, बहुत ही कम दामों में मिलने वाली जेनरिक्स मतलब कि वो दवाइयाँ जिनका पेटेंट लिमिट ख़त्म हो चुकी हो। तो हमें पता है ना कि पेटेंट राइट्स 20 सालों के लिए दिए जाते हैं, 20 ईयर्स पेटेंट राइट्स दिए जाते हैं। उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में, जो भी चीज़ का पेटेंट आपने कराया था 20 साल बाद वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो जाता है। यही कारण है कि मैगी और कोका कोला जैसे कंपनीज ने अपने जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो पेटेंट नहीं करवाया हुआ है। रीज़न बिंग, क्योंकि 20 साल बाद तो फिर उनका पेटेंट राइट्स हर किसी को पब्लिक डोमेन में ओपन हो जाएगा। ठीक है,
In October 2022, more than 60 children in Gambia died after kidney complications. अब 2022 की बात है, फिर वो जो 2 से 3 इंसिडेंट्स हुए ना, जिनकी वजह से हमारी जो इमेज है उसको क्षति पहुंची है, उनका बता रहे हैं कि अक्टूबर 2022 में 60 से भी ज़्यादा बच्चे गाम्बिया में मर गए. किसकी वजह से? किडनी कॉम्प्लिकेशंस, यानी किडनी में कुछ गड़बड़ होने की वजह से, कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से. एलिजिडली caused by cough syrups made by the हरियाणा बेस्ड मेडन फार्मास्यूटिकल्स. और ये उस इल्ज़ाम लगाया गया, कहा गया कि ये क्यों हुआ किडनी फेलियर, क्योंकि इन सभी बच्चों ने जो कफ सिरप थी वो कफ सिरप यूज़ करी थी जो हरियाणा में बेस्ड एक मेडन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने बनाई थी. वो कफ सिरप पीने के बाद में इन 60 बच्चों में किडनी कॉम्प्लिकेशंस हुए, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई. लेस देन 3 months लेटर, अब 3 महीनों से भी कम समय के अंतराल के बाद में, अनदर कोल्ड रेमेडी, एक और सर्दी खांसी जुकाम वाली जो दवाई थी, मैन्युफैक्चर्ड बाय मैरियन बायोटेक इन नोएडा. जिसको मैन्युफैक्चरर कौन था? मैरियन बायोटेक नाम की एक कंपनी थी जो कहाँ स्थित थी? नोएडा में. वॉज ब्लेम्ड फॉर डेथ्स ऑफ 19 चिल्ड्रन इन उज्बेकिस्तान. 19 बच्चों की जान गई इस दवाई को पीने की वजह से. कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में. In March, authorities in Cameroon incriminated a batch of cough medicines produced by an Indore-based firm for at least 12 fatalities. फिर मार्च में क्या हुआ? मार्च में जो है कैमरून की एक कंपनी ने कैमरून में एक इंदौर बेस्ड कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई उनकी खांसी की दवाई पीने की वजह से 12 लोगों की डेथ हुई है. फेटलिटीज मतलब डेथ. The WHO has regularly flagged concerns about the quality of Indian generics and has found toxic content in 7 Indian-made cough syrups. तो बोल रहे हैं कि WHO ने तो पहले ही समय समय पर इस चीज़ के ऊपर इशारा किया है, चेतावनी दी है कि भाई आपकी जो क्वालिटी है इंडियन मेडिसिन की, जेनरिक्स मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, अच्छी नहीं है, और उसमें टॉक्सिक कंटेंट पाया जा रहा है. इन 7 इंडियन मेड, 7 इंडियन मेड कफ सिरप्स के अंदर में टॉक्सिक कंटेंट पाया गया. सर्वेज बाय इंडियन अथॉरिटीज हैव ऑल्सो रिवील्ड सीरियस शॉर्टकमिंग्स इन एटलीस्ट 160 फार्मा यूनिट्स. फिर उसके बाद क्या हुआ? हिंदुस्तानी जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी फिर सर्वेस करे. उनके सर्वेस के अंदर, उनके चेकिंग्स के अंदर भी ये चीज़ पाया गया कि 160 फार्मा यूनिट्स हैं जिनके अंदर सीरियस कमियां हैं. ठीक है, सीरियस किस्म के वायलेशंस हो रहे हैं, सीरियस किस्म की शॉर्टकमिंग्स हैं. बट द कंट्रीज पॉलिसी मेकर्स हैव प्रिवैरिकेटेड ऑन एड्रेसिंग रेगुलरिटी लूप होल्स. लेकिन जो हमारे देश के कथित तौर पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की, उन्होंने प्रिवैरिकेट करना मतलब टाल मटोल करी इन इश्यूज़ की. हमारे जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उसके अंदर जो लूप होल्स हैं, अब मैंने आपको बताया था ना कि हर एक पॉलिसी के अंदर कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, यानी कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, कमियां होती हैं, और जो लोग इनका वायलेशन करना चाहते हैं या पूरी ईमानदारी से काम नहीं करते, वो सबसे पहले खोज के ये कमियां निकालते हैं. उनको बाय लॉ चलने में परेशानी है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने ये लूप होल निकालना है कि भाई अच्छा यहाँ से हम बच सकते हैं, पहले इसी को पकड़ो और इसी का फ़ायदा उठाओ, जितना हो सकता है, जितनी पॉसिबिलिटी उतना फ़ायदा उठाओ. तो वो चीज़ करी उन लोगों ने, और सरकार ने भी इस चीज़ को एड्रेस नहीं करा, माना नहीं कि भाई वहाँ हमारे कुछ नॉर्म्स में लूप होल्स हैं जिनका फ़ायदा जो है कंपनीज उठा रही हैं, बट उन्होंने नहीं एड्रेस करा इस चीज़ को, टाल मटोल करते रहे. दे हैव इंस्टेड resorted to piecemeal solutions such as cancelling the license of violators or denying complicity एज इन गाम्बिया केस. अब गाम्बिया केस में क्या हुआ था, जब उनको बताया गया कि भाई आपके कफ सिरप पीने के बाद में बच्चों की मौत हुई है, तो हिंदुस्तान सरकार ने WHO के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि आपकी जांच गलत है, आप कैसे बोल सकते हैं, हम तो और जगह भी सप्लाई कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो बैच एकदम सही गया था, हमारे यहाँ से तो बैच में कोई कंटेमिनेशन नहीं था, हो सकता है आपके एंड पे या फिर गाम्बिया में जाके उसमें कंटेमिनेशन हो. ठीक है,
तो यही यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है कि इससे पहले तक तो भारत सरकार क्या करे थी, या तो छोटे छोटे पीस मिल मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करी थी, जैसे कि किसी का कोई वायलेटर है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया, कोई नॉर्म खराब है तो उसके लिए चालान कर दिया, ऐसे छोटे छोटे तरीके अपना रही थी। या फिर सीधे तौर पे जैसे गाम्बिया केस में हो वैसे सीधे तौर पे वो डिनाई ही कर रहे थे, बल्कि उल्टा इल्ज़ाम WHO पर ही डाल रहे थे। Enforcing the WHO's protocols should be the first step in an urgently needed regulatory overhaul of the pharma sector। तो बोल रहे हैं कि जब हमारे फार्मा सेक्टर में कुछ परेशानी आई है, रेगुलेटरी नॉर्म्स में चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे फर्स्ट स्टेप तो यही होना चाहिए ना कि हम WHO के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। ठीक है, उसके बाद हम अपने लूप होल्स को देखेंगे। सबसे पहले इमीडिएटली में क्या करें, अभी के लिए हम अपने वालों को अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं, तब तक हम WHO के फॉलो करेंगे जब तक हम अपने रूल्स में जो लूप होल्स हैं उनको दूर नहीं करते। जब हमने वो लूप होल्स दूर कर लिए उसके बाद में हम अपने लॉज फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ फर्स्ट प्रेफरेंस पे होनी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ नहीं। According to Health Ministry data, less than 20% pharma units in the country have WHO certifications। तो बोल रहे हैं हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार 20% से भी कम फार्मा कंपनीज या फार्मा यूनिट्स हैं देश में जिनके पास में WHO सर्टिफिकेशन है। ठीक है, स्टडीज have shown that the major companies outsource their production to MSME outfits। बोल रहे हैं स्टडीज़ में ये पाया गया कि जो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, अपना प्रोडक्शन है वो किसी थर्ड पार्टी से कराती हैं, आउटसोर्स करती हैं। आउटसोर्स मतलब कि खुद नहीं करेंगी, किसी और से प्रोडक्शन करवाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग किसी और से कराएंगी, खुद अपनी सिर्फ ब्रांडिंग करके आगे सप्लाई कर देंगे, ऐसा कुछ। या फिर हो सकता है कि ब्रांडिंग वगैरह भी वही करें, हमने सिर्फ जो मार्केटिंग टैक्टिक्स है हमने सिर्फ वो देखनी है। तो इस तरीके से वो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो आउटसोर्स करती हैं MSMEs को। ठीक है, वेयर क्वालिटी इज़ ऑफन कॉम्प्रोमाइज फॉर कॉस्ट। जहाँ पे इन MSMEs में क्या होता है, हमेशा ज़्यादातर समय क्वालिटी का हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं कॉस्ट बचाने के लिए। Poorly staffed and under-resourced state regulatory bodies find it hard to deal with the ways of these firms whose supply chains regularly involve fly-by-night operators। बोल रहे हैं कि फिर अब क्या है कि हमारे जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उसमें भी स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, उसमें है नहीं स्टाफ इतना ज़्यादा। फिर उसके बाद में क्या हो जाता है कि जो स्टाफ है उसको और कामों में लगा दिया जाता है, तो उससे क्या है, अंडर रिसोर्स्ड हमारी स्टेट रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनको ऐसी स्थिति से डील करने का, ऐसी कंपनी से डील करने का जो कि फ्लाई बाय नाइट का मतलब गैर जिम्मेदार रवैया अपनाती हैं। ठीक है, ऐसी कंपनी से डील करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। Investigations into the Maiden Pharma case, for instance, revealed that Haryana's drug monitoring department was functioning with less than 40% of its sanctioned staff strength। तो बोल रहे हैं कि जैसे कि तर्ज के तौर पे इन्वेस्टिगेशन की गई मेडन फार्मा कंपनी की। ठीक है, उस केस में इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें ये सामने आया कि ये जो हरियाणा का इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था उसमें जितने सपोज करो कि 100 मज़दूर होने चाहिए थे, 100 का स्टाफ होना चाहिए था, तो 40% कम यानी कि केवल 60 स्टाफ के साथ में 60 लोगों के साथ में वो लोग काम कर रहे थे। 40% उसमें सीधा माइनस में था। ठीक है, तो ये वहाँ की स्थिति है। Drug inspectors are often tasked with administrative work related to the cancellation and renewal and inspection of licenses। तो वही बात आ गई, जब स्टाफ आपका कम है तो आप उनको दूसरे चीज़ों में दूसरे कामों में उलझाए रखेंगे। तो वही चीज़ होता है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं जिनको इनकी जांच करने जाना होता है वो हम ज़्यादातर समय एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे होते हैं, जिसमें कि या तो कैंसलेशन होता है किसी लाइसेंस का रिन्यूअल होता है, किसी लाइसेंस का इंस्पेक्शन होता है, बट जो उनका काम है एज ड्रग इंस्पेक्टर वो नहीं कर पाते। स्क्रूटनी
of drugs for safety and efficacy suffers as a result। तो बोल रहे हैं कि इसके कारण से क्या होता है, जो जांच की जानी चाहिए थी ड्रग्स की सेफ्टी और उनकी एफिशिएंसी की, वो क्या है, वो प्रभावित हो जाती है। द कंट्री हैज़ 29 स्टेट गवर्नमेंट रन एंड 2 सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज। बोल रहे हैं हमारे देश में 29 स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित ड्रग टेस्ट लेबोरेटरीज हैं। बाय ऑल अकाउंट्स दिस इजंट इनफ। लेकिन किसी भी क्षमता से, किसी भी तरीके से ये जो है काफ़ी नहीं है। Experts have for long demanded a database on inspections and violations that alerts regulatory authorities, healthcare institutions and doctors। बोल रहे हैं कि एक्सपर्ट्स ने बड़े लंबे समय से इस चीज़ की डिमांड करी है कि एक डेटा प्रोवाइड करा देना चाहिए पब्लिक डोमेन में, जिसमें कौन सी कंपनी के किस टाइम पे कितने इंस्पेक्शन हुए। सपोज करो 2023 के दौरान में इस कंपनी का कोई XYZ कंपनी है, उसका लेटेस्ट इंस्पेक्शन कब हुआ, ठीक है। अगर हुआ तो उसमें उस कंपनी के अंदर क्या क्या वायलेशंस पाए गए, क्या क्या उन चीज़ें वो अच्छे से कर रहे थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी चाहिए अगर आप अथॉरिटीज़ को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, इंस्टीट्यूशंस को, डॉक्टर्स को, ठीक है, ताकि उनको अलर्ट किया जा सके। There is, for example, very little information in the public domain about the procedures followed during the investigations। बोल रहे हैं जैसे कि उदाहरण के तौर पे आम जनता के पास में आया पब्लिक डोमेन में इस बात की बहुत ही कम या फिर नो इन्फॉर्मेशन है, वेरी लिटिल टू नो इन्फॉर्मेशन है किस बारे में, कि क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए गए, क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए जब कंपनीज की जांच की जाती है तब, ठीक है। कंडक्टेड इन द वेक ऑफ द रिसेंट कफ सिरप रिलेटेड डेथ्स। और ये क्या, किस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं उस इन्वेस्टिगेशन की जो कि अभी जो कफ सिरप रिलेटेड डेथ्स हुई हैं उनके बारे में था। द रेगुलेटरी सिस्टम मस्ट नाउ पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर, एलिमिनेट ओपेसिटी एंड मेक प्रोसीजर रोबस्ट। तो बोल रहे हैं कि अब जब रेगुलेटरी सिस्टम या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को क्या करना चाहिए, अगर उन्हें सारी चीज़ें सही करनी है, व्यवस्थित करनी है, तो उन्हें ये जो अनक्लैरिटी है ना, नॉन क्लैरिटी है, नॉन ट्रांसपेरेंसी है, अस्पष्टता है, इन सब चीज़ों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। एलिमिनेट मतलब कम करने की या ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड मेक प्रोसीजर्स रोबस्ट, और ज़्यादा ही मजबूत तरीके प्रोसीजर्स बनाने चाहिए, ठीक है। ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर सम रीजंस फॉर द सबपार क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन इंडिया। सबपार मतलब कि सब स्टैंडर्ड या पुअर, ठीक है, सब स्टैंडर्ड, तो क्वालिटी ही गिरी है फार्मास्यूटिकल्स की इंडिया में, तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई। ये बोल रहे हैं कि क्या कारण है पैसेज के अनुसार कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी क्वालिटी जो है इतनी गिर गई है। पहला है लैक ऑफ क्लियर गाइडलाइंस फ्रॉम WHO। तो WHO की तो बहुत क्लियर गाइडलाइंस है, वही सरकार ने भी बोला कि जितने टाइम हम लूप होल्स का ढूंढ के निकालते हैं उतने टाइम आप WHO की गाइडलाइंस फॉलो करो, ठीक है। ये हो गया, तो ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। करप्शन विद इन द इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री, कि इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर बड़ा सारा करप्शन है जिस वजह से ये काम नहीं हो पा रहा। तो ऐसा नहीं है, करप्शन तो खैर हर स्तर पर है, बट हम सीधे तौर पे ये नहीं कह सकते कि केवल करप्शन की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा। इनएडिक्वेट स्टाफिंग एंड रिसोर्सेज इन रेगुलेटरी बॉडीज, कि वहाँ पे स्टाफ की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है रेगुलेटरी बॉडीज में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What can be inferred from the passage about the government's approach to addressing the issue with Indian drug standards before the directive to abide by WHO standards? बोल रहे हैं क्या इस पूरे पैसेज से क्या हम बात कर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रही है इन इश्यूज को एड्रेस करने में, जो कि इंडियन ड्रग स्टैंडर्ड्स के बारे में, जो कि WHO के स्टैंडर्ड्स को पालन करने से पहले थे। तो भाई सरकार ने या तो टाल मटोल करी है या फिर उन्होंने मतलब उस चीज़ को माना ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया।
The government had already enforced stringent regulations that were closely aligned with WHO standards. ऐसा नहीं है. The government frequently conducted comprehensive investigations in all. ये भी incorrect है. In all drug related incidents. ये भी incorrect है. The government took decisive action only against the pharmaceutical companies found at fault. बोल रहे हैं गवर्नमेंट ने बहुत ही निश्चयकारी एक्शन लिया उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अगेंस्ट जो कि दोषी पाए गए. The government has mainly resorted to piecemeal solutions and avoided a comprehensive regulatory overhaul. Option D is correct. According to the passage, what has been a consistent issue with Indian pharma units? क्या रहा है कि भाई वो क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ की जाती है कॉस्ट के लिए. दे आर ओवर स्टाफ्ड एंड ओवर रिसोर्स्ड. इनकरेक्ट है. ऑल इंडियन फार्मा यूनिट्स आर WHO सर्टिफाइड. अगर WHO सर्टिफाइड होती तो फिर प्रॉब्लम ही कुछ नहीं थी. इनकरेक्ट है. दे ओनली प्रोड्यूस हाई कॉस्ट मेडिसिन. देखो भाई, इंडिया से उनको कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन मिल रही थी, जेनरिक मेडिसिन मिल रही थी. इसी वजह से उन्होंने इंडिया को फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड का नाम दिया, क्योंकि कम प्राइजेस पे, अच्छी कीमतों पे अच्छी क्वालिटी की ड्रग्स मिल रही थी. Quality is often compromised for cost, especially in outsourced production. Option D is correct. The second paragraph, what does the word opacity means? भाई opacity का मतलब होता है unclear. बोला ना कि ये जो unclear attitude है इसको हटाओ, जो चीज़ें आपकी unclear है उसको साफ करो, अगर आपको अपनी स्थिति, अपने स्तर पे स्थिति ठीक करनी है तो unclear है तो opposite क्या हो जाएगा, हमें क्या बोलना है, इसका मीनिंग बताना है. ओके, सिनोनिम ही बताना है. कलरफुलनेस, कलरफुल मतलब रंग बिरंगा सा, तो अनक्लियर, ओपेसिटी, अनक्लियर का मतलब रंग बिरंगा नहीं होता. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब कि एकदम पारदर्शी, साफ, क्लियर, स्पष्ट. कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिल. और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मतलब कि अनक्लियर. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. What tone does the author adopt in the passage about the government's direction on the Indian drug standards? तो Indian drug standards के ऊपर जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं उनके लिए उन्होंने काफ़ी क्रिटिकल टोन अपनाई है, कि उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान ने पहले या तो माना ही नहीं चीज़ें, अगर मानी तो छोटे छोटे चंक्स में, टिट्स एंड बिट्स में वो कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहे, बट बड़े कदम नहीं उठाए, ना ही अपने रेगुलेटरी नॉर्म्स को उन्होंने चेंज करा. सो ऑप्शन सी क्रिटिकल इज करेक्ट. वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है. द ग्रुप फॉलोइंग एंड अटेंडिंग टू सम इम्पोर्टेंट पर्सन अ फ्यूनरल प्रोसेशन. अब क्या होता है कि जैसे अगर सपोज करो आपने देखा होगा कोई प्रसिद्ध सेलिब्रिटी या फिर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, जब उनके देहांत हो जाता है तो उनके पीछे हजारों की भीड़ चलती है, लाइक लाखों की भी हो सकती है, बहुत बड़ी संख्या में लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं. ठीक है, तो वो क्या है. और सेम इसी तरीके से जो अगर कोई बहुत फेमस सेलिब्रिटी है वो किसी जगह पर आते हैं तो उनके पीछे पीछे लोग भाग रहे होते हैं, बहुत हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में. उसको क्या बोला जाता है, जुलूस. ठीक है, उसी का यहाँ पे मीनिंग पूछ रहे हैं, क्या बोला जाता है. सबसे पहला है हार्डन्ड. हार्डन्ड मतलब कि कठोर. कॉर्टेज, कॉर्टेज का मतलब कि उस जुलूस को बोला जाता है कॉर्टेज. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. जियोलॉजी यानी कि भूगोल शास्त्र या भूगोल को बोला जाता है. जुरिस्डिक्शन यानी कि एरिया, जो एरिया आता है ना कि ये मेरे जुरिस्डिक्शन के अंडर में नहीं आता, ये किसी दूसरे जुरिस्डिक्शन में आता है, यानी कि वो एरिया ऑफ गवर्नेंस. सो ऑप्शन बी कॉर्टेज इज करेक्ट. द प्रोफेसर डेमोन्स्ट्रेटेड हिज एलोक्वेंस ड्यूरिंग द कैप्टिवेटिंग लेक्चर ऑन एंशिएंट सिविलाइजेशन. यानी कि प्रोफेसर ने अपनी वाक क्षमता का मतलब कि बोलने की टेक्निक्स, एलोक्वेंस मतलब कि जो होते हैं ना कुशल वक्ता होते हैं, उसका उन्होंने प्रसारण किया, डेमोन्स्ट्रेशन दिया ड्यूरिंग द कैप्टिवेटिंग, जो कि उन्होंने किस दौरान, जो उन्होंने मंत्रमुग्ध कर देने वाला लेक्चर दिया ना एंशिएंट सिविलाइजेशन के ऊपर, उससे उन्होंने ये चीज़ साफ कर दी कि भाई वो बहुत ही वाक कुशल हैं. ठीक है, यानी कि बोलने में बहुत कुशल है. सो इसमें स्पेलिंग एरर ढूंढना है. डेमोन्स्ट्रेटेड, DEMONSTRATED, ये बिल्कुल करेक्ट है. एलोक्वेंस, ELOQUENCE, एलोक्वेंस. कैप्टिवेटिंग करेक्ट है. सिविलाइजेशन करेक्ट है. सो ऑप्शन बी एलोक्वेंस इज इनकरेक्ट.
शी बॉट अ न्यू आउटफिट फॉर हर बेबी बिकॉज द ओल्ड वन वॉज सॉइल्ड। सॉइल्ड का मतलब होता है गंदा, मैला हो जाना, ठीक है, तो मैला हो जाना, गंदा हो जाना। सो बोल रहे हैं कि उसने अपने बच्चे के लिए नए कपड़े खरीदे क्योंकि जो पुराने थे वो गंदे या मैले हो चुके थे, ठीक है। तो अब हमें इसका सिनोनिम बताना है, पॉल्यूटेड। अब अगर एनवायरनमेंट की बात हो तो उसको भी गंदा करने को हम पॉल्यूशन ही बोलते हैं, लेकिन कपड़े कभी पॉल्यूट नहीं होते, ठीक है। टार्निश्ड, टार्निश्ड मतलब भी एक तरीके से खराब हो गया या गंदा हो गया, ठीक है। कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड मतलब कि कोई चीज़ थी एकदम प्योर फॉर्म में थी, उसके अंदर कुछ हमने गलती से हमसे कुछ डल गया जिसकी वजह से वो दूषित हो गई, तो कंटामिनेटेड। डर्टी मतलब गंदा या मैला, सो ऑप्शन डी डर्टी इज करेक्ट। अब पैराजंबल का क्वेश्चन है, इंडिया crossed an impressive milestone of achieving remittances inflow of more than, बोल रहे हैं कि इंडिया ने एक मील का पत्थर जो है वो पार कर लिया है। कैसे पार कर लिया है, क्या था वो मील का पत्थर, कि हमने रेमिटेंसेस यानी कि जो पैसे का इनफ्लो है वो हमने हासिल कर लिया है मोर देन, किसी चीज़ से ज़्यादा। तो यहाँ पे आगे क्वांटिटी होएगी, नंबर होएगा कुछ, ठीक है। मोर देन किसके, इन अ जुगलबंदी ऑफ शॉर्ट्स, मतलब एक तरीके की जुगलबंदी में $100 billion in tandem with a record services exports of more than $300 billion। तो बोल रहे हैं उन्होंने एक किस्म की जुगलबंदी में $100 बिलियन जो कि टैंडेम, टैंडेम का मतलब होता है एक के बाद एक दूसरे से मिली जुली चीज़ों का होना, ठीक है, यानी कि एक के बाद एक चीज़ों का होना जो कि एक दूसरे को पुश कर रही हैं या फिर एक दूसरे को कंट्रोल कर रही हैं, वैसा किया विद अ रिकॉर्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट ऑफ मोर देन 300 बिलियन इन 2022। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट होएगा जो जहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है कि एक किस्म की जुगलबंदी के तौर पे इंडिया ने एक इम्प्रेसिव माइलस्टोन अचीव कर लिया है, क्रॉस कर लिया है रेमिटेंसेस के बारे में। रेमिटेंसेस इनफ्लो जो हैं वो उनके ज़्यादा हो गए, मोर देन $100 बिलियन इन टेंडम विद। अब किसके बारे में हुए टेंडम, मतलब मैंने बताया कि दो चीज़ों का एक लिंकिंग बनाता है एक के बाद एक, ठीक है, जो कि आपस में मिलजुल के काम करते हैं। विद अ रिकॉर्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ऑफ मोर देन $300 बिलियन इन 2022, ठीक है। ये हो गया, सारा अरेंजमेंट पता चल गया। तो यहाँ पे इंडिया क्रॉस से स्टार्ट हो रहा है, हमें चाहिए इन जुगलबंदी से, ठीक है। इन जुगलबंदी से ये वाला स्टेटमेंट और डी वाला स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है। इन जुगलबंदी ऑफ शॉर्ट्स इंडिया क्रॉस एन इम्प्रेसिव माइलस्टोन ऑफ अचीविंग रेमिटेंसेस inflow of more than 100 billion in tandem with the record services exports of more than 300 billion in 2022, so option B is correct. He was so scared he turned tail as soon as he saw the dog. Turn tail मतलब दुम दुबा के भाग जाना, डर के भाग जाना। तो to comfort bravely यानी कि बहुत बहादुरी से उसका मुकाबला करना। to ignore completely उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना। To run away in fear, option C is correct. Again पैराजंपल का क्वेश्चन है, in a sign that COVID scared Indian economy is limping back to normalcy, बोल रहे हैं कि एक साइन के तौर पे जिसमें ये पता चलता है कि कोविड से जो डरी हुई इंडियन इकोनॉमी है अब वो धीरे धीरे करके लड़खड़ाती हुई वापस नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है। GST collections have crossed ₹1 lakh crore mark for the first time in the current financial year। बोल रहे हैं GST के जो कलेक्शन हुए हैं वो इस फाइनेंशियल ईयर में पहली बार 1 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार कर पाए हैं। फिर अब फर्स्ट और सेकंड जो है वो अपनी सही पोजीशन पे, इसी के बीच में हमने ABCD को एडजस्ट करना है। तो सेकंड है, इफ कोविड केस लोड स्टेज अंडर कंट्रोल विद अ हाई रेट ऑफ रिकवरीज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड सेट इन मोशन अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द फास्टर पेस ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। बोल रहे हैं कि अगर कोविड का जो केस लोड है यानी कि कोविड का जो भार है वो अगर अंडर कंट्रोल रहा, उसके केसेस का जो बढ़ने की दर है वो अगर अंडर कंट्रोल रहा, तो जिसमें हाई रेट रिकवरीज रहे, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने की तरफ बढ़ सकते हैं जिससे कि फास्टर हमारी इकोनॉमी की रिकवरी हो सके, ठीक है, ज़्यादा स्पीड में रिकवरी हो सके।
चलिए, द ग्रॉस GST रेवेन्यू कलेक्टेड इन अक्टूबर वॉज 1,05,155 करोड़, 10% हायर देन द फिगर फॉर द सेम मंथ लास्ट ईयर। बोल रहे हैं तो GST रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था टोटल अक्टूबर में, वो कलेक्ट किया था 1,05,155 करोड़, जो कि 10% हायर था पिछले साल इसी महीने के रेट से। It shows that ongoing festive season is witnessing a surge in demand and trend that is expected to continue throughout this month as well. तो इससे ये पता चलता है, ये दर्शाया जाता है कि जो अभी करंटली जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है उसकी वजह से डिमांड जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है और ये ट्रेंड जो है इस महीने में लगातार बना रहेगा। Sustaining the rise in consumption would be a challenge, considering that there is a likelihood of a second wave of pandemic later this year. तो बोल रहे हैं कि ये जो कंजम्पशन में बढ़त आई है, राइज आया है, इसको अगर बना के रखना जो है ना, मेंटेन करके रखना, सस्टेन करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और इस बात को ध्यान देते हुए कि बहुत हद तक चांसेस हैं कि इस साल में सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक भी आ जाए, यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि कोविड-19 के टाइम की बात हो रही है। द अनसर्टेनिटी कॉज्ड बाय द पेंडेमिक एंड द लॉकडाउन फोर्स्ड मेनी पीपल टू प्रेफर सेविंग टू स्पेंडिंग एज फार एज पॉसिबल। तो बोल रहे हैं कि जो पेंडेमिक की वजह से अनिश्चितता आई और उसके बाद जो लॉकडाउन लगाया गया, इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो मजबूर हो गए इस चीज़ के ऊपर कि भाई हमें पैसा बचाना चाहिए जहाँ तक हो सके बजाय के खर्चने के। ठीक है, तो हमें खर्चने के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अगर पॉसिबल है, हमारा किसी चीज़ के बिना सर जाता है, काम चल जाता है, तो हमें उसके बिना ही चलाना चाहिए जब तक कि बिल्कुल एक लिमिट तक ना पहुँच जाए कि हाँ अब तो हमारा इसके बिना काम नहीं चल सकता, अब हमें खरीदना ही पड़ेगा। But with the virus ebbing for the time being, penny pinching seems to have decreased. तो बोल रहे हैं कि अभी तो ऐसा दिख रहा है कि अभी के लिए तो वायरस थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सुस्त हो गया है, तो पेनी पिंचिंग यानी कि ये जो कटौती की जा रही है ये भी ऐसा लग रहा है कि कम हो गई है। ठीक है, तो अब सबसे पहला यहाँ पे GST कलेक्शन की बात की गई थी कि 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, तो वही उन्होंने एग्जैक्ट फिगर बताया कि इसका एग्जैक्ट डेटा कितना आया था, 1,05,155 करोड़, जो कि पिछले साल सेम मंथ के मुकाबले ज़्यादा था। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इसी से ये जो इतना आंकड़ा कलेक्ट हुआ है, इसी से ये पता चलता है कि क्योंकि अभी करंटली फेस्टिवल सीजन है तो इसकी वजह से डिमांड बढ़ चुकी है और ये ट्रेंड आने वाले कुछ समय में या इस महीने में भी बना रहेगा। ये हो गया सेकंड। थर्ड आ जाता है कि जो अनिश्चितता आई थी पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन आया था फोर्स, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये मजबूर हो गए थे कि भाई पैसा बचाएं खर्चने की बजाय। पर अब क्योंकि उसमें भी कमी आई है, वायरस में भी कमी आई है थोड़ी सी, तो अब लोगों को इतना पेनी पिंचिंग यानी कि पैसा बचा बचा के एक एक पैसा सेव कर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें थोड़ी सी उनने भी उसमें थोड़ी सी कमी करी है, डिक्रीज करा है। ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। और फोर्थ स्टेटमेंट हो गया कि ये जो राइज हुआ है ना, इसको बना के रखना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है, और अगर कोविड केसेस कंट्रोल्ड में रहे और रिकवरी तेज़ी से होती रही तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है मिल के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान यानी कि व्यापक रूप से सबके लिए एक जैसा प्लान बना सकते हैं इकोनॉमी की फास्टर रिकवरी के लिए। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है A B, ठीक है, A से 2 हैं, एक और B और C। इसमें A C है, हमारे पास A B आ रहा है और A B D C, तो A B D C ऑप्शन C इज करेक्ट। Rooting out the drug menace remains an uphill battle in India as the number of adults, youngsters and children taking drugs continues to soar. बोल रहे हैं ये जो परेशानी है ड्रग्स की एक समस्या है, इसको जड़ से उखाड़ना जो है ये अभी तक भी इंडिया में भी बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी जंग बन के रह चुका है, क्योंकि जो अडल्ट्स की संख्या, यंगस्टर की संख्या, बच्चों की संख्या जो ड्रग्स ले रहे हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, चिल्ड्रन अकाउंट फॉर अ फेयरली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दोज कंज्यूमिंग हजार्डस एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। बोल रहे हैं बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है जो कि इस डेंजरस और हैबिट बन जाने वाले ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे हैं। पर्टिकुलरली डिस्ट्रेसिंग फॉर द रीजन आर द फैक्ट्स दैट पंजाब एंड हरियाणा फिगर
among the states with maximum drug users and Chandigarh is placed at third spot among the UTs. बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा जो एक चिंता का विषय है, कंसर्निंग बात है इस रीजन के लिए, वो ये है कि पंजाब और हरियाणा जो है वो टॉप करते हैं मैक्सिमम ड्रग यूजर्स की लिस्ट में, और थर्ड नंबर पे चंडीगढ़ एज अ यूनियन टेरिटरी आता है. These disturbing statistics came to the fore in a report tabled by the Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment in the Lok Sabha on Thursday. ये जो डेटा आया, डिस्टर्बिंग आंकड़े आए, ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट रखी किसके ऊपर? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के ऊपर. कहाँ पे? लोकसभा में वीरवार को. ठीक है, सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट होगा जहाँ पे हमने इस चीज़ का एक जिक्र करा है कि भाई हम किस बारे में बात करने वाले हैं. हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है क्या? ड्रग्स की परेशानी. ठीक है, और फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस करा कि बच्चों में, बड़ों में, यंगस्टर्स में इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. ये हो गया फर्स्ट. तो जो संख्या बढ़ती जा रही है, ये जो आंकड़ा है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है. ठीक है, और डिस्टर्बिंग होने की वजह से इसका ये हमें पता कहाँ से चला? कौन सी रिपोर्ट से पता चला? पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट से. सेकंड हो गया. थर्ड हो गया कि खास तौर पे इस रीजन में पंजाब और हरियाणा का जो एरिया है जो कि टॉप करता है ड्रग यूजर्स की लिस्ट में, और चंडीगढ़ थर्ड नंबर पर आता है. ये हो गया थर्ड. और क्यों हो गया कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें जुड़ रहे हैं, इस हजार्डस और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, ये हो गया 4. तो अरेंजमेंट हमारा बन रहा है पी से ए और बी हमारा पी से है. पी के बाद में हमारा आ रहा है एस. यहाँ पे पी के बाद में क्यू आ रहा है, इनकरेक्ट है. पी के बाद में एस आ रहा है. ठीक है, पी एस आर क्यू, यही हमारा अरेंजमेंट है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. हु रिफ्यूज टू पॉन देयर कन्विक्शंस टू बाय पीस ऑफ शेम. हु रिफ्यूज, जिन्होंने मना कर दिया गिरवी रखने से, अपने कन्विक्शन को गिरवी रखने से बजाय कि शर्मिंदगी की शांति को अपनाने से. अब किन्होंने, किसी ने मना किया होगा, ये यहाँ पे इसके कंटेक्स्ट में पहले बात हुई होगी, उसी का बता रहे हैं. And I realize how harrowing it would have been for those adults of the time 1975 to 1977. बोल रहे हैं, और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कितना दुखद होता उन एडल्ट्स के लिए, उन वयस्कों के लिए वो समय 1975 से 1977 का समय. अब इन्होंने कुछ किया है. ठीक है, उसी के बारे में बात कर रही जा रही है. इन एडल्ट्स के लिए वो शर्मिंदगी की बात होती है अगर वो चीज़ कर लेते तो. ठीक है, इट रिकिंडल सम डिस्टर्बिंग चाइल्डहुड मेमोरीज. ये मेरे दिमाग में दोबारा से कुछ बहुत डरावनी, डिस्टर्बिंग बचपन की यादें ताज़ा कर देता है. आई एम गिल्टी ऑफ फॉरगेटिंग बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज, बट जून 25 नेवर सीजेस टू रिमाइंड मी ऑन द इमरजेंसी. बोल रहे हैं कि मेरे को बर्थडेज, एनिवर्सरीज कभी याद नहीं रहते, लेकिन जून 25 की तारीख में कभी भी नहीं भूल सकता. वो मेरे दिमाग से कभी भी नहीं निकलती जब मुझे इमरजेंसी का वो दिन याद आता है. ठीक है, ये हो गया. अब हमें पता चल रहा है कि एस जो है हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति बता रहा है 25 जून की तारीख का जिक्र कर रहा है और इमरजेंसी का जिक्र कर रहा है कि वो उन दिनों को याद करता है तो क्या होता है. ठीक है, उसके बाद में हमें पता चल गया, मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट बताया था कि जिन्होंने मना कर दिया अपने कन्विक्शन को गिरवी रखने से और बजाय कि शर्मिंदगी की शांति को एक्सेप्ट करना उन्होंने बेहतर नहीं समझा. ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई हम कन्विक्ट हो जाएंगे लेकिन हम शर्मिंदा होकर शांति नहीं चाहेंगे. ठीक है, तो ये किन्होंने बोला? उन एडल्ट्स ने बोला कि अगर वो अपनी वो शांति के लिए गिरवी रख देते ना, अपने कन्विक्शन को, अपने ज़मीर को गिरवी रख देते तो उनके लिए बड़ी दुखद बात होती. ठीक है, तो हम समझ पा रहे हैं पी और क्यू जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है. क्यू के बाद में ही पी स्टेटमेंट आएगा. ठीक है, क्यू के बाद में पी स्टेटमेंट कहाँ आ रहा है? देखो यहाँ पे फर्स्ट एक ऑप्शन पी के बाद में क्यू आ रहा है, इनकरेक्ट है. यहाँ पे भी पी के बाद में क्यू आ रहा है, यहाँ पे क्यू के बाद में पी आ रहा है. ठीक है, ये कंसिडरेबल है. यहाँ पे पी के बाद में क्यू आ रहा है, ये भी इनकरेक्ट है. तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. अब आप देख लो, एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है. 25 जून को याद करते हुए वो उनके दिमाग में
बचपन की कुछ डरावनी यादें लेकर आ जाता है। आर हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद में हमारा क्यू आ जाता है कि उससे मुझे याद आता है कि कितना दुखद होता अगर उन एडल्ट्स ने 1975 से 1977 के दौरान में अगर उन्होंने शर्मिंदगी की शांति एक्सेप्ट कर ली होती, बजाय कि अपने कन्विक्शन को गिरवी रखने के, यानी कि उन्होंने अपना कन्विक्शन गिरवी रख दिया होता, अपना ज़मीर गिरवी रख दिया होता, तो उनके लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होती। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। दिस केस reinforces हरियाणा's poor record and gender ratio। अब कोई केस है उसके बारे में बात की जा रही है, तो यानी कि ये फर्स्ट टॉपिक नहीं होगा, दिस से स्टार्ट हो रहा है कि ये जो केस है ये तरोताज़ा कर देता है या दोबारा से जोर देता है, प्रभाव डालता है, हाईलाइट करता है हरियाणा का जो पुअर रिकॉर्ड है जेंडर रेशो में उसके लिए, उसकी तरफ। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। अब कहीं पे पी से फर्स्ट स्टेटमेंट है, बी में है और डी में है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट कर दो। ठीक है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। The chilling incident of a heartless grandma allegedly drowning her unwanted infant granddaughter, the third in family, in a septic tank in a Gurgaon village, yet again highlights the persistent prevalence of the social evil that refuses to die down। बोल रहे हैं जो एक खौफनाक घटना सामने आई है, रोंगटे खड़े कर देने वाली जो एक घटना सामने आई है, जिसमें क्या हुआ है, एक बड़ी ही निर्दयी दादी ने कथित तौर पे अपनी ही छोटी सी पोती को क्या किया, जो कि उनको चाहिए नहीं थी, उस पोती को उनने, जो कि तीसरी थी इस फैमिली में, यानी कि इससे पहले 2 पोतियाँ ऑलरेडी थी, तीसरी थी इस फैमिली में, उसको एक सेप्टिक के टैंक में डाल दिया। कहाँ पे? गुड़गांव के एक गांव में। ठीक है, गुरुग्राम के एक गांव में। और ये दोबारा से इस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करता है, इस बात को उजागर करता है कि हमारे देश में कुछ सोशल ईविल यानी कि सामाजिक बुराइयां अभी भी प्रिवेल करती हैं, अभी भी प्रचलित हैं, जो कि मरने का नाम नहीं ले रही, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये हमारा फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि इसमें हमने इस इंसिडेंट का बात बता दिया, जिससे कि एक भूमिका बन गई कि बच्चों को, मतलब बूढ़ों को, हमारे समाज के लोगों को लड़कियों के बजाय लड़के चाहिए होते हैं, एज मतलब आगे फैमिली नेम बढ़ाने के लिए, या कुछ भी सामाजिक स्टिग्मा है कि उनको लड़के ही चाहिए। ठीक है, प्रेफरेंस वो लड़कों को ही देते हैं। While a considerable improvement in sex ratio at birth was witnessed since 2014, when the sex ratio was an abysmally skewed 871 women for 1000 men, बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, 2014 से लेके अभी तक हमने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है सेक्स रेशो एट बर्थ के मामले में। ठीक है, कैसे? क्योंकि बोल रहे हैं कि जब 2014 में बहुत ही ख़राब, बहुत ही बुरा था ये नंबर, कितना था? 871 महिलाएं थी प्रत्येक 1000 पुरुषों के कंपैरिजन में। ठीक है, दिस ईयर हैज़ सीन अ सेटबैक। अभी तक बोल रहे हैं कि ठीक है ग्रो करा था, लेकिन इस साल थोड़ा सा हमें बैकलैश मिला है, थोड़ा सा हम पीछे हटे हैं, सेटबैक मिला है जो सेक्स रेशो एट बर्थ की कंपैरिजन है उसके में, क्योंकि जुलाई तक 2020 जुलाई तक ये आंकड़ा 914 पर पहुंच गया था, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 923 पर था, जुलाई तक तो 923 पर था, तो उससे तो काफ़ी कम है। In the face of continual preference of a male child caused by a mindset culturally conditioned to consider girls as liability, बोल रहे हैं क्यों होता है ये चीज़ें? क्योंकि हम लोग लगातार प्रेफरेंस देते हैं मेल चाइल्ड को। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से हमारे कल्चर के द्वारा ये चीज़ डाली जाती है कि बेटियां जो हैं वो एक बोझ हैं, भार हैं। Many a daughter continues to be killed in the womb or soon after the birth। तो आज भी बच्चों को, शिशु को जो कि फीमेल है उसको पेट में ही मार दिया जाता है, या फिर जन्म के तुरंत बाद मार दिया जाता है। तो हमने जहाँ पर बात करी सोशल ईविल जो मरने का नाम नहीं लेता, उसी का आगे कंटिन्यूएशन में आ रहा है कि क्या है वो सोशल ईविल। सोशल ईविल ये है कि हम लोगों को मेल चाइल्ड चाहिए फीमेल के कंपैरिजन में, और इस वजह से बेटियों को या तो गर्भ में या फिर जन्म के तुरंत बाद मार दिया जाता है। सेकंड हो गया।
थर्ड हो गया जहाँ पे बताया गया कि ये केस हरियाणा की पुअर जेंडर रेशो को दोबारा तरोताज़ा कर देता है, ये हो गया थर्ड। और फोर्थ हो गया कि हालांकि हमने कुछ कंसिडरेबल अमाउंट का इंक्रीज देखा था, बट 2020 में नंबर फिर से ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो QSPR ये हमारा अरेंजमेंट बन रहा है, QSPR ऑप्शन ए इज करेक्ट। Option A is correct. The launch of 5G hijacked the headlines because it is expected to improve the whole spectrum of our lives as speedily. ठीक है, बोल रहे हैं कि जो 5G का लॉन्च हुआ उसने सारे न्यूज़ चैनल्स पे सब जगह में हेडलाइंस बटोर ली। ठीक है, हाईजैक कर ली मतलब वही हेडलाइंस में बना हुआ है, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है कि वो हमारा सारा जो स्पेक्ट्रम है ज़िंदगी का उसको बहुत तेज़ कर देगा। राइट, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया, 5G के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और किस तरीके से, क्योंकि उसका लॉन्च हुआ है, कोई नई चीज़ आई है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। इसके बाद में इंडिया इटसेल्फ हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड 2 वर्जन्स, इंडिया ने भी 2 वर्जन्स दिए हैं, साउंडिंग द सेम इफ़ डिफरेंटली स्पेल्ड। तो बोल रहे हैं कि अगर उनको कुछ अलग तरीके से हम स्पेलिंग करें ना, कुछ अलग तरीके से लिखें तो वो उनकी आवाज़ सेम ही साउंड होती है। अब किस बारे में बात कर रहे हैं? एट द टॉप ऑफ द कल्चरल बैंडविड्थ इज JS Bats rousing air on the G string. At the lowlier end is the striptease dancers arousing non-garment. बोल रहे हैं कि कल्चरल बैंडविड्थ JS कल्चरल बैंडविड्थ के टॉप पर जो चीज़ है वो है JS Bats का राउजिंग एयर ऑन द G स्ट्रिंग, ये नाम। और दूसरा उससे जो थोड़े निचले स्तर पर लोअर एंड पर जो है वो है स्ट्रिप्टीज, जो डांसर्स होते हैं ना, स्ट्रिप क्लब्स में महिलाएं डांस करती हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है कि उनका एक नॉन गारमेंट, अराउजिंग नॉन गारमेंट जो है उसको भी G स्ट्रिंग बोला जाता है। सेम ही चीज़ है, दोनों ऑन द G स्ट्रिंग, और उसको बोला जाता है G स्ट्रिंग। इट्स अ बिग डील रियली, द G हैज़ बीन अराउंड फॉर एवर। अब यहाँ पे 5G में से G का जिक्र कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात है। सच में ये बड़ी बात है। G तो हमेशा से ही रहा है, तो इसमें बड़ी क्या बात हो गई, ये वो बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट के बाद में सेकंड हमारा S आ रहा है। ठीक है, तो P के बाद में S देखो, P फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा P के बाद में S यहाँ पर है, यहाँ पे P के बाद में Q है, तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन B इज करेक्ट। द PM's sleek and spotted 72nd birthday present was a showstopper worthy of India's own 75th. बोल रहे हैं जो PM का 72nd बर्थडे प्रेजेंट हुआ, बर्थडे के दिन पे जो प्रेजेंट हुआ वो एक शो स्टॉपर रहा, और ये इंडिया के 75वें बर्थडे के लिए के हकदार था। मतलब इंडिया को अपने 75वें जन्मदिन पे ये चीज़ मिलती, ये उसका हकदार था। सो रैदर दैन द यूजुअल caterwauling, let us wish Ubban, Tbilisi, Siaya, Sasha and company a quick recovery from their designer jet lag. बोल रहे हैं तो इस चीज़ को नॉर्मल कैटरवॉलिंग मतलब कि बिल्ली की प्रजातियां जो होती हैं ना उनका कंपैरिजन करते हुए बोल रहे हैं कि इस चीज़ को हम नॉर्मल, कोई बिल्ली की प्रजाति आई है वैसा ना सोच के हम क्या करते हैं, हम ओबान, ये उन बिल्लियों के उन कैट जो यहाँ पे लाई गई हैं उनको नाम लिए जा रहे हैं, ओबान, तबिलिसी, सियाया और साशा, और उनकी कंपनी मतलब उनके और जो सहयोगी हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम विशेस देते हैं कि आप जल्दी से अपने जेट लैग से उभर जाओ। ठीक है, जल्दी से गेट वेल सून हो जाओ, जो भी आपको अपने डिज़ाइनर जेट लैग हो रहा है उससे आप उभर जाओ। गॉड एंड डॉक्टर लॉरी मार्कर फॉरबिड, इट वोंट कम डाउन टू बबलू डब्लू टपलू और मोस्ट इंसल्टिंग ऑफ ऑल टाइगर। बोल रहे हैं कि भगवान ना करे और डॉक्टर लॉरी ना करे तो ये क्या होगा, ये बबलू डब्लू टपलू तक नहीं सीमित हो जाएगा, उस स्तर पर नहीं गिरेगा जो कि बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग है और उससे भी ज़्यादा टाइगर्स के लिए इंसल्टिंग है। आशा who arrived nameless was christened by मोदी जी himself। क्रिश्चियन मतलब उसका नामांकन किया गया, तो आशा जिसका कोई नाम नहीं था उसको मोदी जी ने नाम दिया खुद से। Hopefully the rest will be spared low-layer Kuno handlers, calling them by more manageable and असली इंडियन रानी राजा एक्सेट्रा।
बोल रहे आशा का नामकरण तो मोदी जी ने कर दिया, और बाकी जो हैं वो कूनो, जो नेशनल पार्क है कूनो, जिसके हमने पहले भी चर्चा करी थी, उसके हैंडलर्स पे छोड़ दिया। अब हम बस उम्मीद कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा कुछ अजीबोगरीब बबलू डबलू पपलू ऐसे नाम ना रख दें, उनके कुछ अच्छे मैनेजेबल नाम रखें, जैसे कि इंडियन राजा, असली इंडियन राजा रानी, ऐसे कुछ नाम रख दें उनके। ठीक है, यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि और भी इनके सहयोगी, मतलब और भी लोग आए हैं, और भी बिल्ली की प्रजातियां आई हैं, ठीक है, जिनके अभी नाम नहीं रखे गए हैं, उनके नाम रखने बाकी हैं। एक का नाम तो मोदी जी ने रख दिया, अब दूसरे का क्या होगा, बाकियों के नाम क्या होंगे, बाकियों के नाम रखे जाएंगे कूनों के हैंडलर्स द्वारा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो यहाँ पर आया वो ऑप्शन पी आया, जहाँ पे बताया गया कि पीएम का जो बर्थडे गिफ्ट था वो शो स्टॉपर था, और वो ऐसा था कि जब इंडिया का 75वां जन्मदिन होता ना, उस पे दिया जा सकता था वो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। तो इसीलिए हम इन बिल्लियों को क्या करते हैं, इनको अब ज़्यादा तंग ना करते हुए, नॉर्मल चीज़ ना देखते हुए, हम इनको विश करते हैं कि भाई स्पीडली रिकवर करो, अच्छे से अपना जो भी आपका जेट लैग है उससे उभर जाओ। ठीक है, ये हो गया सेकंड। थर्ड हो गया कि आशा जो नाम के बिना आई थी, उसका नाम तो किसने रख दिया, मोदी जी ने रख दिया। बाकियों का नामकरण अब बाकी लोग करेंगे, और उम्मीद बस यही की जा रही है, भगवान बचाए, मतलब भगवान से बस यही दुआ की जा रही है कि उनका नाम कुछ बबलू डबलू टपलू ऐसा नाम ना आ जाए। ठीक है, या फिर सिर्फ टाइगर कह के ना बुलाने लग जाए उसको, कुछ नाम उनको अच्छा सा मिल जाए, ये उम्मीद की जा रही है। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है PQSR, option D is correct. In January, the National Green Tribunal constituted a panel headed by Delhi's Lieutenant Governor to find ways to dash the Yamuna in the capital. यानी कि यमुना का सुधार करने की बात की जा रही होगी। 6 months later, a status report submitted by the Delhi government shows that there's scarcely any reduction in the river's pollution levels. तो 6 महीने बाद जो दिल्ली गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया जा रहा है कि कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, हार्डली कोई रिडक्शन हुआ है नदी के पोल्यूशन लेवल्स में। इट लिस्ट्स अ डैश ऑफ प्रॉब्लम, तो सीरीज ऑफ प्रॉब्लम या लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स बताई जा रही होंगे, दैट हैव बीन नोन फॉर लॉन्ग, जो हम भी पहले से जानते हैं। द सिटीज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स डू नॉट ऑपरेट टू देयर फुल कैपेसिटी। सबसे पहले ये है कि भाई जो सिटी के जितने भी सीवेज प्लांट हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर रहे हैं, एंड अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज फ्लोज इनटू द रिवर, जिस वजह से या तो पूरी तरीके से अनट्रीटेड या फिर पार्शली ट्रीटेड जो है पानी या सीवेज है वो नदी में छोड़ दिया जा रहा है। अ लार्ज नंबर ऑफ लोकेलिटीज इनहिबिटेड बाय द पुअर dash not covered by the network of pipes that take sewage to treatment plants। तो बोल रहे हैं कि बहुत भारी मात्रा में, बहुत सारी संख्या में ऐसे एरियाज हैं जो कि ज़्यादातर जहाँ पे गरीब आबादी रहती है, उनको अभी तक भी ये जो नेटवर्क ऑफ पाइप्स बनाया जाना था ना, जिनमें से जो सीवेज वाटर है वो ट्रीटमेंट प्लांट्स तक लेके जाना था, उनसे कनेक्ट नहीं किया गया है। एज अ रिजल्ट द वाटर ऑफ द रिवर इन मोस्ट of that stretch in the capital is not fit for bathing quality। तो इसी कारण वजह से जो ये नदी है, जो कैपिटल जितना एरिया है, उतने एरिया में जहाँ जहाँ इसका स्ट्रेच है, वहाँ पे जो नदी का पानी है वो नहाने लायक भी नहीं है, पीने लायक तो छोड़ो, नहाने लायक भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहला है कि दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा एक कमेटी गठित की गई, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा बनाई गई, जिसके हेड थे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे दिल्ली के वो, और उनको बोला गया कि यमुना के पानी को, यमुना जो वहाँ से बह रही है उसको तरीका ढूंढो सेटल करने का, ऑक्यूपाई करने का, रेजुविनेट करने का, रिसाइड करने का। तो रेजुविनेट मतलब कि स्थिति को ठीक करना, खराब से ऊपर लेकर आना। सेटल करना मतलब कि वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस बनाना। ऑक्यूपाई करना मतलब हथियाना, और रिसाइड करना मतलब कि वहाँ पे रहना। तो क्या करने की कोशिश की जा रही होगी, रेजुविनेट करने की कोशिश की जा रही होगी, रेजुविनेट करने की बात की जा रही होगी, क्योंकि वो उसको पुनः स्थापित करना चाहते हैं, उसको उभारना चाहते हैं, गंदगी से ठीक करना चाहते हैं। तो ऑप्शन सी रेजुविनेट इज करेक्ट। It lists a dash of problem।
अब कैसी प्रॉब्लम्स बता रहा है, दैट हैव बीन नोन फॉर लॉन्ग, तो हमें भी जिनके बारे में पता है. सिग्निफाई, इट लिस्ट सिग्निफाई ऑफ प्रॉब्लम, नहीं. फेटैलिटी ऑफ प्रॉब्लम, नहीं. लिटनी, लिटनी का मतलब होता है लंबी सूची या बड़ी लंबी लिस्ट, तो इसमें बहुत ज़्यादा लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है प्रॉब्लम्स की. सो ऑप्शन सी लिटनी इज करेक्ट. A large number of localities inhabited by the poor dash not covered by the network of pipes. तो बहुत भारी संख्या में जो लोकेलिटीज़ हैं, बहुत संख्या में जो लोकेलिटीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे गरीब आबादी रहती है, तो प्रेजेंट की बात है. और लार्ज नंबर ऑफ लोकेलिटीज़ यानी कि प्लूरल है, तो प्रेजेंट प्लूरल क्या हो जाएगा, आर नॉट कवर्ड. ओके, सो ऑप्शन ए आर इज करेक्ट. एज अ रिजल्ट द वाटर ऑफ द रिवर इन मोस्ट ऑफ इट्स स्ट्रेच, ना उसके स्ट्रेच में जहाँ पे वो कैपिटल के जितना एरिया उसका कैपिटल का कवर है उतने एरिया में वो नहीं नहाने लायक, तो मोस्ट ऑफ इट्स स्ट्रेच. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. आज के सेशन में इतना ही. इस सेशन की पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने का. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.